नमस्कार। अम, अभी हाल ही में मैं गृह मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था। एक चैनल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 111 और 113 अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। और उन्होंने कहा कि हम तो नैतिकता के आधार पे इसको लाए हैं, और हम चाहते हैं कि जो ऐसे क्रिमिनल लोग हैं, आरोपी लोग हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे अपराध के लिए दर्ज होती है जहां सजा 5 साल से ज्यादा हो, तो निश्चित रूप से उनको अगर 30 दिन में हिरासत में रखेंगे तो 31 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और नैतिकता के आधार पे हम ये कानून लाए हैं, ये उन्होंने कहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि नैतिकता के आधार पे तो उन्होंने कई सरकारें गिराई हैं। नैतिकता के आधार पे कई मंत्री जो पहले जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते थे कि करोड़ों रुपए का उन्होंने धांधलेबाजी की है, वो अभी तो मंत्री हैं। नैतिकता के आधार पे जो कांग्रेस में थे, जिनके ऊपर आरोप थे, वो आज यहां बैठे हुए हैं। एनसीपी के लोगों के जिनके आरोप थे, वो यहां बैठे हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब गृह मंत्री जी नैतिकता की बात करते हैं। चलिए जी, छोड़िए, तो अलग बात है। उन्होंने एक और बात कही कि अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो निश्चित रूप से आपको तुरंत, जब आप जाओगे कोर्ट में, तो तुरंत 30 दिन के अंदर वो आपको रिहा कर देगी, बेल दे देगी। तो उसमें दिक्कत क्या है? अब मैंने पिछले कई मंत्रियों के जिनको हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, और ये अमित शाह जी को मालूम होगा जरूर, क्योंकि उनको सब जानकारी रहती है, कौन कहां जाने वाला है, कौन कहां जा रहा है, कौन जहां जाने वाला होगा, ये सब उनको जानकारी रहती है। तो आप देखिए, ये देखिए आप, जितेंद्र तोमर, ये एक जेल रहे 1 साल 5 महीना 2015 में। हाँ, 2015 में, और आज हो गया 2025, 10 साल हो गए, अभी अंडर ट्रायल है। ये ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ, तो पता नहीं कितने और साल लगेंगे। फिर आइए मदन मित्रा टीएमसी, 1 साल 9 महीने 2014 में गिरफ्तार हुए थे, अरेस्ट हुए थे, और बेल इनको 2016 में मिली, और आप हो गए 11 साल बाद ट्रायल हो रहा है। फिर आइए आप नवाब मलिक, एनसीपी, 18 महीने। ये हुआ, इनका अरेस्ट हुआ 2000 फरवरी 2022 को, जुलाई 2023 में बेल मिली, अंडर ट्रायल हैं। फिर आइए आप सत्येंद्र जैन, ये रहे 18 महीने अंदर, अरेस्ट हुए 2022 में, बेल मिली 2024, और अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है कि कोई केस नहीं है इनके खिलाफ। तो ये बेचारे 18 महीने जेल में रहे, कोई केस इनके खिलाफ नहीं है, और अंडर ट्रायल कहते हैं, पीएमएलए में अंडर ट्रायल रहे हैं। सत्येंद्र जैन, वो मैंने बात कर दी। अब पार्था चैटर्जी टीएमसी, 3 साल 3 साल जेल में रहे, 2022 में अरेस्ट हुए, अगस्त 2025 में बेल मिली, और अंडर ट्रायल। फिर आइए मनीष सिसोदिया साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 17 महीने जेल में रहे, पीएमएलए के अंदर, फरवरी 2023 में, अभी अंडर ट्रायल। फिर आइए आप सेंथिल बालाजी, 15 महीने वो भी जेल में रहे, जून 2023 में,
15 महीने के बाद बेल मिली, अंडर ट्रायल। देन ज्योति प्रिया मलिक 14 महीने, अक्टूबर 2023 में अरेस्ट हुए और बेल मिली 2025, ये भी अंडर ट्रायल। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे, केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, अलमगिरी आलम कांग्रेस 15 महीने जेल में रहे, अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रहे, फरहाद हकीम 11 दिन रहे। ये तो ताज्जुब की बात है। फिर बाकी लोग, मैं उनकी भी आपको उनका ब्यौरा देना चाहता हूं। ये चिदम्बरम साहब 106 दिन जेल में रहे, और ये बात है 2016 की। अब क्या हो गया, 9 साल हो गए, कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर शिव कुमार, डीके शिव कुमार 50 दिन जेल में, पीएमएलए क्वॉश हो गया। संजय राउत 100 दिन जेल में। तो ये तो जानकारी गृह मंत्री जी को है, तो ऐसा लगता है कि वो भूल चुके हैं। जेल जाना उनको याद रहता है, जब बाहर आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कितने दिन रहे थे। कहते हैं कि 30 दिन में बेल मिल जाएगी आपको। मैं कोई पर्सनल बात नहीं करना चाहता, उसको छोड़ दीजिए, वो जरूरी भी नहीं। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उनको देखिए, उन्होंने एक नया कानून पास किया, बीएनएस, उसमें वो भी भूल गए लगता है, उसका प्रावधान भी भूल गए कि उसमें लिखा है, पहले क्या होता था कि 15 दिन पुलिस कस्टडी में कोई भी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है। आज भी 15 दिन है, लेकिन पहले कानून में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, पहले 15 दिन के बाद पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती थी। बीएनएस में अब क्या है कि ये कस्टडी, जो ये पीएमएलए हो या सीबीआई हो, तो वो 2 दिन की कस्टडी ले सकता है। कोर्ट में जाके बोले मुझे 2 दिन की कस्टडी चाहिए, बाकी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। फिर 2 हफ्ते के बाद 3 दिन की कस्टडी और ले सकते हैं। ऐसे ऐसे 90 दिन तक, 60 दिन या 90 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं। तो अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ही कस्टडी 60 और 90 दिन लेगी तो 3 दिन में बेल कहां से होगा? ये इनका अपना पास किया हुआ कानून है। अगर इनको अपनी कानून की जानकारी नहीं है, फिर में चैनल में जाकर बयान देते हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, और वो भी नैतिकता के आधार पे। सब जानते हैं। अब तो देखिए, रियलिटी तो ये है कि हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि कितना लगाव है इनका नैतिकता के प्रति। तो मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा, ये जो कानून लाए हैं ना, ये केवल ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर के खिलाफ उनको हिरासत में लेकर ऑपोजिशन की सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, यही आपका इरादा है। और ये नैतिकता की बात जो आप करते हो ना, ये छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं, कोई इससे प्रभावित नहीं होगा। साथ साथ में जनता को ये भी बता दो कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, कोई एक मंत्री को आपने जेल में भेजा एक दिन के लिए भी? किसी के खिलाफ एफआईआर होने दी? तो आप बात करते हो कि भाई हम क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो जरा अंदर भी झांक लो। जिस तरह से आप खुद सरकारें चला रहे हो, उसका भी ब्यौरा कर लो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब ऐसे चैनल पे जाकर उन्होंने ये बात कही, तो मैं सोच रहा था कि इस देश में लोकतंत्र में कितनी गिरावट आ गई है। ऐसा तो मैंने कभी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मंत्री को भी ऐसा बयान करते नहीं देखा। एक ऐसे कानून लाओ जो एक हथियार बन जाए। सरकार के हाथ में अब कानून हथियार बन चुका है।
जिससे ऑपोजिशन लोगों को हिरासत में लेकर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सरकारें ही गिर जाए। दूसरी बात जिस पे मैंने आज ट्वीट भी किया, लापता धनखड़ जी, इन्होंने ये कहा कि धनखड़ जी ने खुद ब खुद इस्तीफा दिया था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने खुद चिट्ठी में लिखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उनका इतना ही खराब है तो अमित शाह जी को जानकारी होगी किस अस्पताल में है। तो हमें भी बता दें, हम भी जाके मिल लेंगे, पूछ लेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एक इंडियन एक्स किसी पेपर में एक न्यूज आया है कि वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं जहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो इनको तो जानकारी होगी अमित शाह जी को सब, तो बता दें। क्योंकि फिर वही बात कि आप जनता को कुछ कहना चाहते हैं, असलियत कुछ और है और जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं। और जनता अब सब समझ चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है। तो आप चाहते हैं ना कोई ऐसा बयान दे दूं मैं जिससे बिहार से हटकर एक नेशनल नैरेटिव शुरू हो जाए। वो तो होने नहीं वाला। तो मैं आपसे कहूंगा कि जहां भी आपने धनखड़ जी को रखा है उसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि वो आपकी सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे और नंबर 2 होते हुए सभी चिंतित हैं कि वो हैं कहां और उनको खुलेआम बोलने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, वो चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं। शायद उनको कहा गया हो कि जब तक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आप मतलब कि आराम करिए और ऐसी जगह पे आराम करिए जहां सब सहूलतें होंगी। और अगर स्वास्थ्य इतना ही खराब है तो डॉक्टर भी वहां विजिट करते होंगे। हमें बता दो कि कौन डॉक्टर वहां विजिट कर रहे हैं, हम भी जाके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भैया उनकी तबीयत कैसी है, बता दीजिए। क्योंकि राजनीतिक तबीयत तो आपकी खराब है, इस समय काफी गिरावट आ चुकी है आपकी राजनीतिक तबीयत में। Yesterday, when I was listening to an interview of Amit Shah to a media channel, I was truly surprised at what he said. And this is in respect of the 111 Constitutional Amendment Bill and 113 Constitutional Amendment Bill, when he said that we have actually introduced this bill, which is now referred to the Joint Parliamentary Committee, to ensure that there is a constitutional morality which impacts every aspect of governance in this country. Of course, that constitutional morality has nothing to do with their own morality, but it has everything to do with the morality of the opposition. And he said in the course of that interview that in fact, if a person is in jail for 30 days and before that he moves the court, if there is nothing against him, he can easily get bail. And once he gets bail, he can again become a minister. Not knowing that how many people this government through its agencies has sent to jail and how many days have they stayed in jail. And in that context, I just want to, because I've got some data with me, I just want to tell you how many people have been sent to jail and only the opposition. Not a single minister in this government or in a government in which the party is running the state, any minister has ever gone to jail. No minister. So this is selective legislation to weaponize laws to target the opposition. And let me just tell Amit Shah ji the reality. Take the case of Jitendra Tomar.
He was 1 year, 5 months in jail, and he got bail in 2015. Actually, I'm wrong. I'm sorry. I made a mistake. It's 1.5 months in jail. It's a mistake, right? And trial is not yet over. It is 10 years have passed. Then Madan Mitra, PM of TMC, was in jail for 1 year, 9 months, from December 2014 till September 2016. And this 11 years have passed, nothing has happened. Then Nawab Malik, 18 months in jail. 2022 FIR, arrested. We are in 2025. Nothing has happened. He got bail in July 2023. Satyendra Jain, Health Minister, 18 months in jail. Arrested in May 2022, got bail in 2024 October, under trial. Partha Chatterjee, 3 years in jail, TMC, arrested in 2022, got bail in 2025, under trial. Then Manish Sisodia, we know what happened to him, 17 months in jail, Deputy Chief Minister of AAP, and under trial. Balaji, Senthil Balaji, 15 months in jail. Jyoti Priya Malik, TMC, 14 months in jail. Hemant Soren, 5 months in jail. Arvind Kejriwal, 6 months in jail. Alamgir Alam Congress, 15 months in jail. Anil Deshmukh, 14 months in jail. I mean, I can go on and on. Chidambaram ji, 106 days in jail. Shiv Kumar, 50 days in jail. Sanjay Raut, 100 days in jail. And none of this is no trial has completed. This is still going on. So he knows, the Home Minister knows, that when the PMLA and the CBI are after them, nobody comes out. Nobody is granted bail. And we've seen even the Supreme Court of India has commented on it. Okay, why aren't magistrates granting bail in this country? So he doesn't grant bail, then you come to the High Court, that sort of is heard for months, then you go to Supreme Court, then after a year and a half, you get bail. And in the meantime, your political career is destroyed. The government is destabilized, which is the main reason for these laws. The whole purpose of these laws is to weaponize the laws for the purposes of destabilizing opposition parties in power. And even more surprising is for the Home Minister to say this in the context of the new law that has been introduced, that is the BNS, in terms of which the police custody, which under the CRPC could only be for the first 15 days after his arrest, now can continue to 60 or 90 days, depending on the nature of the offense. So the CBI or the ED can take custody for 2 days, for 1 week, 3 days for another 1 month, 4 days and another 2 months, and carry on for 60 days or 90 days. And he knows that. So he knows that under the new BNS, nobody will ever get bail in 30 days because the agency will say, we are investigating the offense. There was no question of granting bail. So he knows that. And yet, he has made a public statement that within 30 days you will get bail if you are innocent. In fact, I have seen in the past, people who are guilty are made innocent. And people who are innocent are convicted. It has happened in so many cases. We know that, you know that, even Amit Shah ji knows that. But the purpose is not the vindication of the law. The purpose is not upholding principles of constitutional morality. And who is this government to talk about constitutional morality? Can our Home Minister talk about constitutional morality in which, in the context of the way Maharashtra government was thrown out? In the way Uttarakhand government, Congress government was thrown out? Madhya Pradesh, it was thrown out? And the manipulations that took place, Karnataka, it was thrown out. I can give any number of examples, Goa, any number of examples. So you use the law to throw on governments, you buy people, you offer them plum postings, you offer them the ministerships or become members of parliament in the Rajya Sabha. And then you talk about constitutional morality. I don't think in the history of India, we've seen a government which is so constitutionally immoral as this government. So
You know, the fact of the matter is, my dear Home Minister, everybody knows the reality by now. Everybody knows कि कितने पानी में हो आप, और सब जानते हैं. और the fact of the matter is that you know very well that the tide is turning and has turned in Bihar. And you want to sort of divert the attention of the people of this country to other issues, like this one. But now the situation is different. I mean, you can fool people some of the time. And you can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. So it seems you're trying to do that. That's not going to happen. Try and take care of the future of India instead of the future of the opposition parties in India. Thank you very much. Sir, amid this debate, now today also there are ED raids conducted at the residence of the former Health Minister Saurabh Bhardwaj regarding the hospital construction case. Now the Aam Aadmi Party is saying that when